हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए हेडिंग लगाते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए ABC। सपोज कीजिए ये A से B तक का डिस्टेंस 3 मीटर्स है, B टू C डिस्टेंस इज 4 मीटर्स। तो आप जानते हैं कि ये जो AC होगा ये 5 मीटर्स होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, और ये है 90 डिग्री एंगल। अगर मैं बोलूं हम अपनी जर्नी को करना चाहते हैं A से B और फिर B से C की तरफ, तो इस जर्नी के लिए A से लेके C तक हमारे पास जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस पहले देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 मीटर्स प्लस 4 मीटर्स विच इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स। सो अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस की, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस वो है हमारे पास 7। बट सेम जर्नी के लिए अगर मैं पूछूं आपको व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आप ऐसा करेंगे 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 फॉर डिस्प्लेसमेंट? द आंसर इज नो। आप ऐसा नहीं करते हैं डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो आप एडिशन कर रहे हो ये स्केलर की एडिशन है। तो वेक्टर्स जो होते हैं वो स्केलर्स की तरह ऐड नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल लॉज होते हैं जिनके बदौलत वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहां लिखते हैं vectors do not get added like scalars. There are special laws by which vector addition takes place. These laws are called laws of vector addition. लिख लीजिए, इसको हम मिटा लेते हैं। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स दो मेथड से होती है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक मेथड होता है आपके पास ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड होता है आपके पास एनालिटिकल मेथड। देखिए हमने इनको डिटेल में डिस्कस करना है, ग्राफिकल मेथड को भी और एनालिटिकल मेथड को भी, लेकिन मैं आपको इनका डिफरेंस बता देता हूं क्या होता है। Graphical method helps in drawing the resultant vector. Resultant vector की drawing में help होता है graphical method. Helps in calculating the magnitude and direction of the resultant vector. तो एनालिटिकल मेथड में आप कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए आपका एक क्वेश्चन हो सकता है यहां पे कि हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात क्यों कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। तो देखिए सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं 2 और 3, जब आप इनका सम करते हैं तो आपको क्या मिलता है 5, विच इज अगेन ए नंबर। तो जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तब आपको एक दूसरा नंबर मिलता है। इसी तरीके से जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आपको एक न्यू वेक्टर मिलता है जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं, उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस पे।
एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स which are being added is not required. जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करने वाले हैं उन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब आप ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप एनालिटिकल मेथड पढ़ते हैं तो यहां पे सारा का सारा सेम लिखना है और लास्ट में लिखना है इज रिक्वायर्ड। यहां पे आपके पास एंगल की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर पाते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। लिख लीजिए इसको भी। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं ग्राफिकल मेथड को डिटेल में। ग्राफिकल मेथड, सबसे पहले इसका पार्ट देखिए, पार्ट नंबर ए, व्हेन टू वेक्टर्स आर टू बी एडेड। पहले हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं 3, 4, 5, उनको किस तरह से ऐड किया जाता है। तो पहले ये वाला केस देखते हैं। टू वेक्टर्स विल बी गिवन, आपको दो वेक्टर्स ऑलरेडी गिवन होंगे, आपने क्या करना है, मेक करेक्ट सेंस। देखिए करेक्ट सेंस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, जो रिजल्टेंट वेक्टर पे वीडियो बनाई थी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ ही देर में दोबारा एक बार बता दूंगा करेक्ट सेंस के बारे में। एंड द थर्ड इज यूज एप्रोप्रिएट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहीं तक, यूज एप्रोप्रिएट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स बता दें इसी थर्ड पॉइंट के अंदर, इसको फर्स्ट पॉइंट बोल लीजिए, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जब हमें ग्राफिकल मेथड से रिजल्टेंट फाइंड करना है दो वेक्टर्स का। देखिए, When two vectors are joined in such a way that head of one vector is joined to the tail of the other vector, then use triangular law of vector addition. ये क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं, लेकिन अभी आप पहले लिख लीजिए इस चीज को। When two vectors are joined in such a way that heads of both the vectors or tails of both the vectors are joined, then use parallelogram law of vector addition. देखिए इन पॉइंट्स में मैंने आपको बताया है कि किस केस में आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है और किस केस में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करना है। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूं आपको, ये लिख लीजिए आप। दो एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सो दैट अभी जो आपको स्टेप्स बताए वो आपको सही से समझ आ जाए।
एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2. A man walks 5 meters towards east. After that, the man walks 2 meters towards northeast. Draw the resultant displacement vector. Draw the resultant displacement. और सेकेंड एग्जाम्पल आपकी कहती है 2 forces 3 Newton and 2 Newton act simultaneously on a particle. Calculate the resultant force. देखिए पहले एग्जांपल में आपको 2 वेक्टर्स दे रखे हैं और दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है. वैसे आप जानते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऐड किया जा सकता है. तो एक है आपके पास 5 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट. तो देखिए इस वेक्टर को सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 5 मीटर्स. और जो दूसरा वेक्टर दे रखा है दैट इज 2 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है. तो ये जो वेक्टर है दिस इज 2 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. हमने इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है. देखिए अगर आपको पूछा जाए कि क्या ये करेक्ट सेंस है क्वेश्चन की, द आंसर विल बी नो. क्योंकि देखिए यहां पे ऐसा लग रहा है इस फिगर को देख के कि एक पार्टिकल 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और कोई दूसरा पार्टिकल है जो 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. ठीक है, बट यहां पे तो एक सिंगल मैन है. ठीक है, तो जो इसकी करेक्ट सेंस बननी चाहिए, करेक्ट सेंस वो किस तरह से बनेगी, आपके पास 5 मीटर्स की एक डिस्प्लेसमेंट होगी टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन और जहां पे ये एरो खत्म होगा बस उसी जगह पे आपका दूसरा एरो 2 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट शुरू हो जाना चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट सेंस फॉर द गिवन क्वेश्चन एंड दिस इज जस्ट द ड्रॉइंग ऑफ द 2 वेक्टर्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड इन द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, यहां तक सेम चीज फॉलो करते हैं इस क्वेश्चन में भी. यहां पे 2 फोर्सेस दे रखी हैं आपको 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन. अच्छा डायरेक्शन ही नहीं मैंने मेंशन की है. चलिए इस 3 न्यूटन वाले के साथ आप डायरेक्शन लिख लीजिए प्लस आई कैप और 2 न्यूटन वाले के साथ लिख लीजिए प्लस जे कैप. आई होप आप आई कैप और जे कैप समझते होंगे. ठीक है, तो देखिए 3 न्यूटन टुवर्ड्स आई कैप जो होगा वेक्टर वो इस तरह आपको दिखेगा. राइट साइड आपका प्लस आई कैप होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना. कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से बनाते हैं, ये प्लस एक्स डायरेक्शन, ये प्लस वाई डायरेक्शन, ये माइनस एक्स एंड दिस इज माइनस वाई. ठीक है, तो जो राइट की तरफ होता है ना वो प्लस एक्स कंसीडर किया जाता है. तो 3 न्यूटन टुवर्ड्स आई कैप राइट की तरफ वेक्टर बनेगा और जो दूसरा वेक्टर है वो है 2 न्यूटन टुवर्ड्स प्लस जे कैप. तो प्लस जे कैप होता है प्लस वाई की डायरेक्शन में. तो इस तरह से अगर आप एक वेक्टर बना दें 2 न्यूटन और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखते तो दिस विल रिप्रेजेंट 2 न्यूटन टुवर्ड्स प्लस जे कैप. अब ये तो आपने वेक्टर्स को ड्रॉ कर दिया जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थे, लेकिन इस क्वेश्चन में करेक्ट सेंस देखिए कैसे बनेगी. ये जो 2 वेक्टर्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ लग रहे हैं. तो इस केस में जो करेक्ट सेंस बनेगी वो इस तरह से 3 न्यूटन का एक एरो राइट की तरफ बनाएंगे और जहां से ये स्टार्ट हो रहा है 3 न्यूटन का एरो उसी पॉइंट से हम एक और एरो बनाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में और इसके साथ हम लिख देंगे 2 न्यूटन. सो दिस विल बी द करेक्ट सेंस फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. ठीक है, तो आपने एक बार जब करेक्ट सेंस बना दी उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना है.
देखिए मैंने जो लाइंस लिखी हुई थी, जो स्टेप्स लिखे थे, उसमें बोला गया था अगर एक वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हो जाए तब आप यूज करते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर दो वेक्टर्स की टेल्स ज्वाइन कर रही हो या फिर दो वेक्टर्स के हेड्स ज्वाइन कर रहे हो, उस केस में आप यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए मैंने अभी इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है इन लॉज की, वो भी मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं आपको, लेकिन जस्ट मैं अभी जो पिछले क्वेश्चन में स्टेप्स बताए थे उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ, आपके इस वाले केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो देखो कैसे बनेगा, इस तरीके से। दिस विल बी योर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। देखिए मैंने कैसे बनाया, जो मेरे पास फ्री टेल थी, ठीक है, देखिए ये वाली जो टेल थी ये ऑलरेडी ज्वाइंट थी किसी हेड के साथ, ठीक है, बट ये वाली टेल जो थी ये फ्री थी, इसके साथ कोई भी और वेक्टर ज्वाइंट नहीं था, ठीक है, तो इसको हम फ्री टेल बोलते हैं। ये वाली जो टेल है दिस इज फ्री टेल। फ्री टेल से लेके फ्री हेड तक, ये वाला जो हेड था जब रिजल्टेंट वेक्टर आपने नहीं बनाया था ये इस तरीके से दिख रहा था, ठीक है, इस हेड के साथ और कोई वेक्टर ज्वाइंट नहीं था, ठीक है। तो जब आपने इस तरह से बना दिया, ठीक है, फ्री हेड से आपने, फ्री हेड के साथ आपने रिजल्टेंट वेक्टर का हेड ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो दिस हेड वाज फ्री हेड, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास इस केस में दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। अभी बताएंगे, डिस्क्रिप्शन पूरा देंगे ट्रायंगुलर लॉ होता क्या है, ठीक है, अभी जस्ट बता रहे हैं कि करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए दूसरे केस में आपके पास टेल दो वेक्टर्स की जॉइंट है, इस केस में आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है, और उसको लगाने के लिए आपको करना क्या है, आपको इन दो वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स मान के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाएगा। अब इस टेल से जहां पे ऑलरेडी इस पॉइंट से जहां पे ऑलरेडी दो टेल्स मीट कर रही हैं, यहां से आपने एक एरो स्टार्ट करना है और ख़त्म करना है इस वाले पॉइंट पे। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर बनेगा, वो इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें ग्राफिकल मेथड में ये नहीं बताना होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन की कैलकुलेशंस नहीं करनी होती है हमें जस्ट रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करना होता है ग्राफिकल मेथड में, और वही मैंने ड्रॉ करके बता दिया है आपको, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब मैं आपको ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एक्सप्लेन करता हूं। हेडिंग डालिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको। This law states that if two vectors can be represented completely, both in magnitude विद यूनिट स्पेसिफाइड, WUS का मतलब विद यूनिट स्पेसिफाइड, and direction by two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented completely both in magnitude
with units specified and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. तो कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आप उनको रिप्रेजेंट कर पाते हो बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सपोज कीजिए आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से हैं सो दैट वो किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनका ऑर्डर सेम है। देखिए सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ ज्वाइंट होगा। देखिए ए वेक्टर का हेड जहां कंप्लीट हो रहा है वहीं पे बी वेक्टर की टेल शुरू हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो इस केस में जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस तरह से होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, लेकिन यहां पे आप ऑर्डर को अपोजिट रखेंगे। मतलब कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसकी टेल किसी दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइंट होगी और इसका हेड किसी दूसरे वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइंट होगा। तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। लिख लीजिए इसको। अच्छा, उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम्पल 1 थी। 5 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट एक वेक्टर था वहां पे और दूसरा वेक्टर था 2 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कुछ इस तरह से डायरेक्शन है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो इस तरह से दिया जाएगा, दिस विल बी आर वेक्टर। यहां पे कोई नहीं पूछेगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं इसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं और ग्राफिकल मेथड में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बताना होता है। तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर ये ड्रॉ हो चुका है, दिस। नेक्स्ट देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी भी पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। This law states that if two vectors can be represented completely, both in magnitude with units specified and direction by two adjacent sides of a parallelogram starting from same point, then their resultant vector is represented completely both in magnitude with unit specified and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the tails of the two vectors. सपोज करें आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
कुछ इस तरह से कि उन दोनों की टेल्स जॉइंड हैं। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल, दोनों की टेल्स यहां पे इस पॉइंट पे जॉइंड है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देखिए वो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। अब इस पैरेललोग्राम का आपको एक डायगोनल बनाना है और वो डायगोनल कहां से शुरू होना चाहिए, जहां से दोनों वेक्टर्स की टेल्स शुरू हो रही है। लिखा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स। जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी यहीं से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा और दूसरे पॉइंट पे एंड हो जाएगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है वो ये ड्रॉ हो चुका है। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिख लीजिए इसको। तो जो अभी तक आपने पढ़ा, इसमें आपने देखा कि दो वेक्टर्स को आप किस तरह से ऐड करते हैं सो दैट उनका रिजल्टेंट मिले। दिस वाज केस ए। अब हम केस बी को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास मोर देन 2 वेक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। Case B, when more than 2 vectors are to be joined. देखिए ऐसे केस में क्या होगा, आपके पास 2 से ज्यादा आपको वेक्टर्स दिए हो सकते हैं, 3, 4, 5। ठीक है, तो n number of vectors will be given. Where n is greater than 2. ठीक है, आपको क्या करना है, make correct sense. आपने क्वेश्चन की करेक्ट सेंस बना देनी है एंड फाइनली यूज करना है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए क्वेश्चन के थ्रू एक बताते हैं आपको एग्जांपल। देखिए सपोज कीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो डिस्प्लेसमेंट करता है कुछ इस तरह से 5 मीटर्स इस डायरेक्शन में, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, फिर 3 मीटर्स इस डायरेक्शन में, देन 2 मीटर्स इस डायरेक्शन में एंड फाइनली 4 मीटर्स सपोज इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फाइनली पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ चुका है, और आपका ऑब्जेक्ट जो है फाइनली यहाँ पे आ चुका है। तो अगर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप एक एरो बना दोगे, दैट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और इसी चीज़ को हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अब ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनता कैसे है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए मैं आपको 4 वेक्टर्स की एक एग्जांपल बताता हूं। एक वेक्टर है आपके पास 2 मीटर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, देन 3 मीटर्स, 2 मीटर्स एंड देन से 4 मीटर्स। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट अपनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, पहले यहां से आ, देन इधर, फिर यहां पे। ठीक है, फाइनली यहां पे आ जाता है। अब आप क्या करें, रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इन 2 वेक्टर्स को देखिए। फर्स्ट 2 वेक्टर्स जो 2 मीटर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन है और 3 मीटर्स टुवर्ड्स ये वाली डायरेक्शन है। आप इन दोनों वेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि यहां पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑर्डर ऑफ द 2 वेक्टर्स इज सेम। तो इन दोनों वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट वेक्टर हम बना देते हैं इस तरीके से। और जब आपने रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया, ठीक है, R1 बोल देते हैं इसको। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, नाम दे देते हैं इन वेक्टर्स का। ठीक है, इस वेक्टर को बोलते हैं हम A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे जो R1 वेक्टर है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर,
और रिजल्टेंट वेक्टर पता है क्या होता है? ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स मिलके प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना इफेक्ट ये ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना R1 वेक्टर भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हम इस फिगर में से ये दोनों वेक्टर्स को, ए वेक्टर और बी वेक्टर को इरेज कर देते हैं। तो अब आपकी फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगी। पहले आपके पास टोटल कितने वेक्टर्स थे? ए बी सी एंड डी, 4 वेक्टर्स थे। तो अब आपके पास कितने वेक्टर्स रह गए हैं? R1 वेक्टर, सी एंड डी वेक्टर, 3 वेक्टर्स रह गए हैं आपके पास। ठीक है, इस R1 को ना थोड़ा नीचे लिख देते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब देखिए R1 वेक्टर पहले साइड पे लिख देते हैं। R1 वेक्टर की वैल्यू थी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए R1 वेक्टर जो है उसको हम ऐड करते हैं सी वेक्टर के साथ, और यहां पे भी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा क्योंकि यहां पे सेम ऑर्डर है R1 वेक्टर का और सी वेक्टर का। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो इस तरह से दिया जाएगा। सपोज दिस इज R2 वेक्टर विच इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपके पास ये जो फिगर है ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगी। अब इसमें R1 वेक्टर और सी वेक्टर भी हट जाएगा। ठीक है, तो R2 वेक्टर की जो वैल्यू है दैट इज R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए अब इस फिगर में आपके पास सिर्फ 2 वेक्टर्स बच चुके हैं, एक ये R2 वेक्टर और एक ये D वेक्टर। अब आप क्या करेंगे? R2 वेक्टर और D वेक्टर को ऐड करेंगे और यहां पे भी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा क्योंकि दोनों वेक्टर्स की ऑर्डर सेम है। जहां पे इस वेक्टर का हेड है वहां पे ये जो D वेक्टर है उसकी टेल है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट दिया जाएगा बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो इस तरह से दिया जाएगा। दिस इज फाइनल योर R वेक्टर, जो रिजल्टेंट आपने फाइंड करना था। और ये रिजल्टेंट R वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर। ठीक है, तो अब आपके पास ये भी हट जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल वेक्टर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल वेक्टर। तो आपके पास नेट रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है? R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर। इस R2 वेक्टर की वैल्यू देखिए क्या है? R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस D वेक्टर। और इस R1 वेक्टर की वैल्यू क्या है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस D वेक्टर। तो ये है आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली में आपने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख लिया इसी एग्जांपल में, बस अब मैं लिखूंगा प्रॉपर फॉर्म में तब आपको और क्लैरिफाई हो जाएगी। बट इसी को हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। This law states that when a number of vectors can be represented completely, both in magnitude with units specified and direction, by the sides of an open polygon taken in same order, then their resultant is represented completely, both in magnitude with unit specified and direction by the
closing side of the polygon taken in opposite order. कहने का मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं इस तरह से ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो किस तरह से दिया जाएगा। पहले तो ये देख लीजिए, ये एक पॉलीगन, ओपन पॉलीगन के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर दिया जाता है बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका ऑर्डर अपोजिट है, ठीक है। और ये देखिए यहां पे टेल के साथ मिल रही है और हेड के साथ मिल रही है, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में हुआ। लेकिन बाकी के जितने भी सारे वेक्टर्स हैं वो सेम ऑर्डर में हैं। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ऑर्डर में है क्योंकि हेड ऑफ ए वेक्टर इज जॉइंट टू द टेल ऑफ बी वेक्टर। इसी तरह से सारे के सारे जो हैं सेम ऑर्डर में है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। लिख लीजिए इस चीज को। चलिए एक बात सुनिए, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है उनकी करेक्ट सेंस कैसे बनाएं, यानी कि आपको नहीं पता चल रहा है कि क्वेश्चन में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगना चाहिए या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, आप अपनी चॉइस का कोई भी लॉ लगा दीजिएगा, या ट्रायंगुलर लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ, और दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा दोनों केसेस में सेम ही बनेगा। तो कोशिश कीजिए कि करेक्ट सेंस को पहले बनाएं, समझें उस चीज को, एंड फिर आप रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करें। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। जय हिंद।